आज 7 जुलाई 2024 है। 100 साल पहले आज ही के दिन कुख्यात सुल्ताना डाकू को आगरा की जेल में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने सुल्ताना डाकू के किस्से न सुने हों। सुल्ताना का इतना खौफ था कि पुलिस और तमाम बड़े बड़े लोग उसका नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते थे। सुल्ताना बहुत चालाक था। उसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। न्यूज़ एक्शन आपको बताएगा कि सुल्ताना डाकू कैसे बना, उसने क्या क्या किया और फिर वो कैसे फांसी के फंदे तक पहुंच गया। सुल्ताना डाकू को लेकर लोगों में बहुत सी गलतफहमियां हैं। कहते हैं कि सुल्ताना गरीबों की बहुत मदद करता था। सुल्ताना ने बचपन में मुर्गी का अंडा चुराया था। सुल्ताना को जितने रुपयों की ज़रूरत होती थी वह डकैती डालकर उतने ही रुपये लेता था। बाकी नकदी जेवर को हाथ भी नहीं लगाता था। ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। सुल्ताना कुख्यात डाकू था। लोगों में उसके गैंग की दहशत थी। सुल्ताना का जन्म 1890 के दशक में मुरादाबाद से सटे हरथला गांव में भातू जाति में हुआ था। उसका नाम सुल्तान सिंह था। सुल्ताना डाकू का गैंग बिजनौर ज़िले और आसपास के क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहा, इसलिए बहुत से लोग उसे बिजनौर का ही रहने वाला समझते हैं। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि कई ऐतिहासिक स्थानों के साथ साथ बिजनौर की पहचान सुल्ताना डाकू से भी होती है। ब्रिटिश शासन के दौरान भातू जाति को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत अपराधी घोषित किया गया था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड जातियों के लोगों को सुधारने के लिए देश भर में कैंप लगाए थे। इनमें से एक कैंप बिजनौर जनपद के कस्बा नजीबाबाद में स्थित नवाब नजीबुद्दौला के किले में भी बनाया गया था। बिजनौर से प्रकाशित सांध्य दैनिक अखबार चिंगारी में प्रकाशित मरगूब रहमानी के एक लेख के अनुसार इस कैंप में हरथला के भातू जाति के कई परिवारों को रखा गया था। इन परिवारों में सुल्ताना का परिवार भी था। उस समय सुल्ताना की उम्र 15-16 साल थी। किले में कपड़ा बुनने की खड्डी लगाई गई जिन पर भातू जाति के लोगों से काम कराया जाता था। इन लोगों के किले से निकलने पर प्रतिबंध था। कोई भी व्यक्ति इजाज़त लेकर ही बाहर आ जा सकता था। धीरे धीरे इन लोगों ने नजीबाबाद आना जाना शुरू कर दिया। छोटे मोटे अपराध करने वाले स्थानीय लोगों से इनकी उठ बैठ बढ़ी और इन्होंने उनके साथ मिलकर राहजनी और चोरियों की वारदातें करना शुरू कर दी। देखते ही देखते इन्होंने गिरोह तैयार कर लिया। उस वक्त इनके गिरोह का सरदार बाल मुकुंद था। बाल मुकुंद किला पठानपुरा नजीबाबाद में रहने वाले मोहम्मद मालूफ खां के हाथों मारा गया था। कई जानकार बताते हैं कि मालूफ खां को शिकार का शौक था। वे नजीबाबाद के आसपास के घने जंगलों में शिकार खेलने गए थे। वहां उनकी बाल मुकुंद गिरोह से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बाल मुकुंद मारा गया था। भातू जाति के लोगों ने बाल मुकुंद की लाश को पूरे सम्मान के साथ किले के दरवाजे पर दफन कर उसे मढ़ी की शक्ल दे दी। यह मढ़ी बाल मुकुंद के नाम से मशहूर है। बाल मुकुंद के मारे जाने के बाद गिरोह का सरदार सुल्तान सिंह बन गया। सरदार बनने के बाद ही सुल्तान सिंह का नाम सुल्ताना पड़ गया था। गिरोह मालूफ खां से बाल मुकुंद की मौत का बदला लेना चाहता था। गिरोह के हर सदस्य के सीने में बदले की आग धधक रही थी। बाद में नजीबाबाद के अब्दुल गफूर नामक व्यक्ति ने सुल्ताना से मुलाकात की और दोनों पक्षों के बीच फैसला करा दिया। इस समझौते से सुल्ताना के गिरोह को यह फ़ायदा हुआ कि वो जंगल में आज़ादी से रहने लगा और खुलकर घटनाएं करने लगा। कुछ ही दिनों में सुल्ताना के गिरोह की दूर दूर तक धाक जम गई। वह बड़े बड़े हाथ मारने लगा। लोगों में सुल्ताना की इतनी दहशत हो गई कि वे सुल्ताना का नाम सुनते ही सहम जाते थे। एक के बाद एक सुल्ताना ने कई बड़ी डकैतियां डालीं। पुलिस ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन सुल्ताना हाथ नहीं आया। सुल्ताना की मुखबिरी करने से लोग घबराते थे। सुल्ताना नजीबाबाद और आसपास के गांवों के लोगों से दोस्ती रखता था। उसके लोगों से अच्छे संबंध थे, इसलिए भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती थी। सुल्ताना नजीबाबाद और आसपास के क्षेत्र में डाके नहीं डालता था, लेकिन दोस्तों के कहने पर सुल्ताना ने अकबराबाद में काजियों में और नांगल सोती क्षेत्र के गांव जालपुर में चौधरी शिब्बा सिंह के यहाँ डकैती डाली थी। सुल्ताना के बारे में मशहूर यह बात भी गलत है कि वह इश्तेहार लगाकर डकैती डालता था। सच्चाई यह है कि सुल्ताना मौके पर पहुंचने तक भी गिरोह के लोगों को यह नहीं बताता था कि डकैती कहाँ डलनी है।
उस समय का नजीबाबाद थाने का इंचार्ज मनोहर लाल सुल्ताना का खास आदमी था। उसने सुल्ताना से खूब दौलत कमाई। वो सुल्ताना को पुलिस विभाग की पल पल की खबर देता था। ग्राम जालपुर में चौधरी शिब्बा सिंह के यहाँ डकैती डालने के दौरान शिब्बा सिंह के गोरखा सुरक्षा कर्मियों ने सुल्तान के गिरोह के एक आदमी को मार दिया था। सुल्ताना उसकी पहचान छुपाने के लिए उसकी गर्दन काट कर ले गया था। बाद में सुल्ताना ने शिब्बा सिंह के यहाँ कहर बरपाते हुए 18,000 की डकैती डाली थी। उस समय यह रकम बहुत बड़ी थी। हमने शिब्बा सिंह के परिवार के कुंवर बलजीत सिंह से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखो जी, सन 22 में ये डकैती डाली थी और मेरे जो दादी के दादा थे चौधरी शिब्बा सिंह, उनके टाइम में डाली थी। और ये डकैती नहीं थी बल्कि उन दोनों की सुपारी थी। दादी पोते थे, पोती। मेरी दादी 5 साल की थी और वो 85 साल के थे। तो जिम्मेदारी के चक्कर में ये सुपारी दी गई थी उसे। और उस टाइम पे 18,000 की डकैती थी ये, जो कि नांगल थाने में आज भी दर्ज है। और 23 में वो पकड़ा गया था। फ्रेडी यंग ने उसे पकड़ा था और सन 24 में उसे फांसी दे दी गई। कुंवर साहब, ये कहाँ से पकड़ा गया था सुल्ताना? ये देखो जी, यहीं जंगल है पास में, गैंडी खाता है, अब तो वहाँ गुरुद्वारा वगैरह है। वो गैंडी खाता के पास से पकड़ा गया था। और फिर इसको फांसी देने में कितना समय लगा था? बहुत मतलब 22 में डकैती मारी डाली थी यहाँ, 23 में पकड़ा गया, 24 में उसको फांसी दे दी गई। वही जब पहले उसने अटैक करा तो हमारे यहाँ गोरखे थे जो हमारे गार्ड थे, उन्होंने बंदूक चलाई और उनका एक साथी मार दिया था। और वो उसकी, जिससे पता ना चले कौन है, तो वो उसकी गर्दन काट के अपने साथ ले गए थे। और सामने एक 100 मीटर का मोड़ है, उस पर चले गए थे वो। उसके बाद वो पता चला कि साहब उनकी गोली ख़त्म हो गई है, तो दोबारा अटैक करके और साइड में खिड़की तोड़ के फिर अंदर घुसे थे। शिब्बा सिंह के यहाँ पड़ी डकैती का मुकदमा आज भी नांगल थाने के अभिलेखों में सुरक्षित है। ये मुकदमा उर्दू लिपि में लिखा गया था। चौधरी शिब्बा सिंह की हवेली के मुख्य गेट को सुल्ताना डाकू के गिरोह ने कुल्हाड़ियों से तोड़ना चाहा था। इस गेट पर आज भी कुल्हाड़ियों और गोलियों के निशान मौजूद हैं। सुल्ताना के बढ़ते कहर से तंग आकर उसे पकड़ने के लिए ब्रिटेन से पुलिस के तेज तर्रार अफसर फ्रेडी यंग को बिजनौर बुलाया गया था। उन्होंने नजीबाबाद के अब्दुल गफूर खां से मुलाकात कर सुल्ताना को पकड़वाने का आग्रह किया, लेकिन अब्दुल गफूर इसके लिए राजी नहीं हुए। अफसर ने किसी तरह अब्दुल गफूर को राजी कर लिया। अब्दुल गफूर ने फ्रेडी यंग को दहीरपुर गांव के मुंशी अब्दुल रज़्ज़ाक व उन सभी लोगों से मिलवाया जो सुल्ताना के टच में थे। इन लोगों के कहने पर मिस्टर फ्रेडी यंग ने नजीबाबाद के कोतवाल मनोहर लाल का तबादला जिले के बाहर करवाया। उसकी जगह नजीबाबाद थाने का इंचार्ज हरी सिंह को बनाया गया। इससे सुल्ताना को झटका लगा। उसने हरी सिंह को भी लालच देने की कोशिश की, लेकिन हरी सिंह लालच में नहीं आया। फ्रेडी यंग को सुल्ताना की गिरफ्तारी के लिए तेज तर्रार अधिकारियों के दस्ते के अलावा 300 सशस्त्र पुलिसकर्मी दिए गए थे। अधिकारियों के दस्ते में बिजनौर के वरिष्ठ अधिवक्ता खुर्शीद मोहसिन जैदी व भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रजिया जैदी के दादा CO अब्दुल कासिम, जिम कॉर्बेट और नजीबाबाद के अब्दुल गफूर खां के भाई सब इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब खां भी शामिल थे। ये वही जिम कॉर्बेट हैं जिनके नाम पर कालागढ़ में जिम कॉर्बेट पार्क है। जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन्हें दस्ते में इसलिए रखा गया था कि उन्हें जंगलों की जानकारी थी। दस्ते में रखे गए तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर अबुल कासिम उस समय कानपुर में पोस्टेड थे। उनका पुलिस विभाग में बड़ा नाम था। उन्हें अंग्रेज सरकार पहले ही खान बहादुर का खिताब दे चुकी थी। उन्हें सुल्ताना को पकड़ने के लिए विशेष रूप से बिजनौर बुलाया गया था। बिजनौर का होने के नाते CO अबुल कासिम ने ही खास तौर से सुल्ताना को पकड़ने का माहौल तैयार किया था। पुलिस अफसर अबुल कासिम बिजनौर जनपद के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव मिलक गंगोड़ा के रहने वाले थे। बाद में उनका परिवार बिजनौर शहर में बस गया था। अबुल कासिम के सगे पोते बिजनौर के सीनियर एडवोकेट खुर्शीद मोहसिन जैदी से न्यूज़ एक्शन ने बात की तो उन्होंने बताया, सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी में आपके परिवार का क्या योगदान रहा? सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी में हमारे परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है
और मेरे सगे दादा जो उस वक़्त उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कर्मठ और शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और 1921 में वो कानपुर के सर्किल 1 और चार्ज के एज डिप्टी एसपी इंचार्ज थे, जैसा उनके कैरेक्टर रोल में लिखा है। और उस वक़्त उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर बदमाश और डकैतों ने अपना आतंक मचा रखा था, जिसमें सुल्ताना डाकू भी वेस्टर्न यूपी में बहुत नाम कमा चुका था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन तमाम बदमाशों को और डकैतों को काबू करने के लिए एक क्रिमिनल ट्राइब्स का एक्ट पास किया था 1937 में, और उसके तहत उन तमाम बदमाश डकैतों को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस से हटाकर एक स्पेशल डकैती फोर्स बनाई गई थी, SDF, और उसमें इंग्लैंड से मिस्टर फ्रेडली यंग को SP बनाया गया था, इंचार्ज SP। और उस फोर्स के स्पेशल डकैती फोर्स में 2 डिप्टी SP जिनका कार्यकाल बहुत शानदार था उत्तर प्रदेश पुलिस में, जिनमें एक मेरे दादा अबुल कासिम साहब थे और दूसरे सरदार तीरथ सिंह थे, उनको अपॉइंट किया गया था और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी में अपना बहुत योगदान दिया। सुल्ताना डाकू का आतंक बिजनौर और उसके आसपास रामपुर, मुरादाबाद, अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तराखंड में जो अब बहुत सारे ज़िले चले गए उनमें बड़ा आतंक था। तो उन्होंने इस तरह से उसे घेर के और उसकी अपने जो पुलिस के तरीक़े होते हैं उनसे उसको गिरफ़्तार किया और मुकदमा चला, और उसे फिर इतनी क्रूर था कि उसकी क्रूरता को देखते हुए उसको फांसी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुकदमा चला के उसको फांसी दी गई थी, जो 7 जुलाई जो डेट अवेलेबल है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसकी सही तारीख़ जेल से लूँ, मगर RTI के बावजूद मुझे जेल से उसकी एक्चुअल डेट नहीं मिली, मगर जो पढ़ा है और किताबों में लिखा मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि उसको 7 जुलाई को दे दिए, जो अब करीब करीब 100 साल उसे होने जा रहे हैं। तो सुल्ताना डाकू बिजनौर की वजह से उसका नाम भी ख़राब हुआ है। लोग सुल्ताना के नाम से बिजनौर को बड़ा क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट मानते हैं, जो बड़ा ख़राब बात है। और उसको पकड़ने में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने बड़े डकैत की गिरफ़्तारी के लिए हमारे दादा का ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा विशेष रूप से उनकी योग्यता को देखते हुए उनका सिलेक्शन किया गया, और फिर उन्होंने उस अपनी योग्यता के अनुरूप ही उसको गिरफ़्तार करके फांसी पे तक पहुंचाया। जैसा बहुत सारे आजकल YouTube पे सुल्ताना डाकू के बारे में बता रहे हैं, बहुत सारे लेख भी लोग लिख रहे हैं, जिसका जो मर्ज़ी आती है वो लिख देता है। मेरे पास जितना मटेरियल था और मैंने जो अवेलेबल मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है और जो किताबें सुल्ताना डाकू से संबंधित हैं वो मेरे पास मौजूद है, मगर मैंने कहीं ऐसा कुछ नहीं देखा कि वो डाकू के अतिरिक्त भी कुछ था। ना कहीं ये लिखा गया है कि वो डाकू अमीरों को लूटता था और गरीबों को बांटता था, ऐसा कहीं मैंने आज तक किसी किताब में न किसी उसमें, मगर हाँ जो लेख वे लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लिखे हैं और जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने गलत तरीके से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। वो तो बहुत क्रूर आदमी था, वो तो बच्चों की पैसे निकलवाने के लिए बच्चों की टांग पे टांग रख के चीर देता था, ऐसा खूंखार आदमी था। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि उसके नाम से किला नजीबाबाद में है, वो किला उस सुल्ताना डाकू का नहीं है, वो तो नवाब नजीबुद्दौला का किला था, जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुल्ताना और यहाँ के क्रिमिनल ट्राइब को बंद करने के लिए एक सुरक्षित स्थान के तौर पे इस्तेमाल किया था। कहीं उसका कोई किला बिजनौर में नहीं है। और जो सारी किदवंती है, जो झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, मेरे ख़्याल में कहीं उनका कोई किसी रिकॉर्ड में नहीं है। और 100 साल की पुरानी बात को अब इस तरह से बग़ैर किसी साक्ष्य के प्रसारित करना ये गलत है मेरे हिसाब से। तो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का न्याय उस ज़माने में था और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे फांसी दी गई थी, तो अगर वो इस तरह का होता तो न उसने किसी ब्रिटिश फोर्स के ख़िलाफ़ कोई या हिंदुस्तान के फोर्स के ख़िलाफ़ बगावत की थी। वो तो डाकू था, तो डाकू की जो CRPC IPC में सज़ा है उसके अनुसार उसको सज़ा दी गई थी। जो 2 इंचार्ज डिप्टी SP मेरे दादा अबुल कासिम साहब हैं, ये जिनकी तरफ मैं ये उंगली इंगित कर रहा हूँ, और ये सरदार तीरथ सिंह साहब हैं जो डिप्टी SP थे।
और ये मिस्टर यंग हैं जो इस एसडीएफ का जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, और ये मिस्टर पर्सी हैं जो उस वक़्त के डीआईजी थे। तो इसी टीम ने सुल्ताना हाँ, डाकू को इसी ये टीम ऑफिसर्स की टीम है। और ये पीछे जो काले उसमें दिखाई दे रहे हैं, ये वो टीम है जो जिसमें दो ये सरकारी वकील भी मौजूद हैं। और फ्रेडी यंग ने गिरोह से बाहर के सुल्ताना के सभी खास लोगों को विश्वास में लेकर उसे पकड़ने के लिए चारों ओर जाल बिछा दिया था। दहीरपुर के मुंशी अब्दुल रज़्ज़ाक की खबर पर पुलिस ने सुल्ताना को खेड़े के जंगल में मौला बख्श के डेरे पर घेर लिया, लेकिन पुलिस टीम में शामिल एक दरोगा के गोली चलाने में जल्दी करने से सारे किए धरे पर पानी फिर गया। सुल्ताना और उसके गिरोह के लोग बचकर भाग जाने में कामयाब हो गए। मुंशी अब्दुल रज़्ज़ाक ने इस घटना से अगले ही दिन सुल्ताना से मुलाकात की। मुंशी रज़्ज़ाक को पता था कि सुल्ताना गेंडी खाता गांव के चौकीदार मथुरा की बीवी को चाहता था, वह उसकी रखेल थी। मुंशी रज़्ज़ाक ने जानबूझकर सुल्ताना से कहा कि गेंडी खाता मत जाना। सुल्ताना ने कहा कि वह गेंडी खाता ही जाएगा। पुलिस ने पहले ही चौकीदार मथुरा को सेट कर रखा था। मुंशी रज़्ज़ाक ने पुलिस को सूचना दे दी। उधर जब सुल्ताना अपने दो साथियों के साथ मथुरा के घर पहुंचा तो उसे योजना के अनुसार छक कर शराब पिला दी गई। इस बीच पुलिस ने सुल्ताना को घेर लिया। नशे में चूर सुल्ताना व उसके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुल्ताना की जिंदगी पर बड़े बजट की फिल्म बना रहे बिजनौर के निर्माता निर्देशक आलोक गोविल बताते हैं कि सुल्ताना ने जालपुर के चौधरी शिब्बा सिंह के यहाँ 23 मई 1922 को डकैती डाली थी। उसे गेंडी खाता से 23 दिसंबर 1923 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पुलिस ने सुल्ताना के गिरोह के कुल 130 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर नैनीताल की कोर्ट में मुकदमा चला। सुल्ताना डाकू का केस गन केस के नाम से मशहूर हुआ। सुल्ताना को फांसी की सजा हुई। 7 जुलाई 1924 को उसे आगरा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। 100 साल गुजरने के बाद भी लोग सुल्ताना को नहीं भूले। आज भी लोग बड़े चाव से सुल्ताना के किस्से सुनते और सुनाते हैं। फिल्म बना रहे आलोक गोविल सुल्ताना के बारे में क्या बताते हैं, सुनिए। पिछले 3-4 साल से जो है सुल्ताना के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। 1 साल तो स्टोरी सेलेक्ट करने में लगाई हमने, उसकी छानबीन करी, गांव-गांव जाकर उनके बारे में जानकारी की, और एक बड़े बजट की फिल्म बनाने के लिए हमने कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि बड़े बजट की फिल्म बने और बिजनौर के लोगों को सुल्ताना के बारे में जो कुछ जानकारियाँ हैं, कुछ अधूरी जानकारियाँ हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं, है ना, कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ भी हैं, उनसे उन्हें अवगत कराया जाए कौन सी कहानी सही है, कौन सी कहानी गलत है। एक तो इसके लिए काम करें। फिर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में हमारे अनिल शर्मा प्रोडक्शन की सहायता मिल रही है, जिन्होंने गदर 2 और गदर जैसी फिल्में बनाई हैं। वो हमारी इस फिल्म को बनाने में सहायता कर रहे हैं, पूरा उनका सपोर्ट है, और जल्दी ही फिल्म जो है आपको देखने को मिलेगी। और यह है बड़े बजट की फिल्म है और अच्छा पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में नाम इसका होने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।